मैं धर्मेंद्र आचार्य आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के दोनों तरफ, पश्चिमी और पूर्वी तरफ जो तटवर्ती मैदान है उस पर विचार विमर्श करेंगे। तो तटवर्ती मैदान पर अगर हम लोग विचार विमर्श करें तो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में दो संकीर्ण मैदान हैं और इन संकीर्ण मैदान को पश्चिमी तटवर्तीय मैदान और पूर्वी तटवर्तीय मैदान कहा जाता है। वस्तुतः कच्छ से लेकर के यहाँ स्वर्णरेखा नदी तक, कच्छ से लेकर के स्वर्णरेखा नदी के बीच में वस्तुतः यह एक ही तटवर्तीय मैदान है जो लगभग 6100 किलोमीटर में अर्थात 6000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे हम प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग अर्थात पश्चिमी घाट और हमारे तटीय क्षेत्र हैं उसके बीच में जो मैदान है उसको पश्चिमी तटवर्तीय मैदान कहते हैं और जो पूरब की तरफ है उसे पूर्वी तटवर्तीय मैदान कहते हैं। तो यह एक ही ये मैदान है जो लगभग 6100 किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत के मुख्य भूमि के जो तटीय क्षेत्र है वह लगभग 6100 किलोमीटर है और अगर लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार को भी जोड़ दें तो लगभग 7500 किलोमीटर हो जाएगा। तो 6100 किलोमीटर में यह तटीय मैदान फैला हुआ है। इस मैदान के निर्माण की बात करें तो ये तटवर्तीय मैदान दो चीज़ों से बना है। पहला, इन क्षेत्रों में बहने वाली नदी, पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सब नदियाँ, पेरियार, पंबा, पुन्नार, ये सब नदियाँ, और पूरब की तरफ देखें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बेगई, पेन्नूर आदि के द्वारा लाए गए निक्षेपों से, आदि के द्वारा लाए गए गादों से, अवसादों से और जलोढ़ के निक्षेपण से बना है। और दूसरी तरफ समुद्र के द्वारा जो ज्वार और भाटा के माध्यम से कुछ अवसाद लाए जाते हैं उसके निक्षेपों से इनका निर्माण हुआ है। इस तटवर्ती मैदान को अगर ठीक से हम देखने और समझने की कोशिश करें तो पहले इसे दो भागों में बांट दिया गया है। पहला जो पश्चिम की तरफ है उसे पश्चिमी तटवर्ती मैदान कहते हैं और जो पूरब की तरफ है उसे पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान पर सबसे पहले हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिम तटवर्तीय मैदान की बात करें तो इसकी कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं पर हम लोग सबसे पहले विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहली विशेषता यह है कि यह कच्छ से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कच्छ हम लोग जानते हैं कि गुजरात में पड़ता है और कन्याकुमारी यहाँ पर भाग तो यह तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु तक यह फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में जो प्रदेश आते हैं वो गुजरात का प्रदेश, महाराष्ट्र का प्रदेश, उसके बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद केरल। तो इन प्रांतों में, इन राज्यों में इसका विस्तार है। तीसरी बात हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण नदियां बहती है जैसे नर्मदा, ताप्ती, जैसे माही, जैसे हम देखते हैं कि मांडवी, काली, सारावती, पेरियार, पंबा, कई नदियां इस क्षेत्र में बहती है और उन नदियों के माध्यम से लाए गए जलोढ़ और उस नदियों के गाद से इसका निर्माण हुआ है। इन नदियों की विशेषता देखें तो ये अधिकांश नदियां, जिसमें खास करके नर्मदा, ताप्ती दोनों बड़ी नदी है, यह दोनों नदी ज्वार नदमुख बनाती है। क्या बनाती है? ज्वार नदमुख। अब आप देखें कि ज्वार नदमुख किसे कहते हैं, यह क्या है? तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग डेल्टा को समझ लेते हैं कि डेल्टा किसे कहते हैं और उसके विपरीत जो चीज़ें बनती है उसे ज्वार नदमुख कहा जाता है। तो डेल्टा क्या है? नदी अपने मुहाने वाले क्षेत्र में, मुहाना किसको कहते हैं? तो जहां नदी समुद्र में मिलती है उस क्षेत्र को मुहाना कहा जाता है। नदी का जहां से उद्गम होता है उसे उद्गम स्थल कहा जाता है। तो अपने मुहाने वाले क्षेत्र में अपने गाद, अवसाद और जलोढ़ को निक्षेप करती जाती है और उस निक्षेप से एक उथला स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसे डेल्टा कहा जाता है। जैसे गंगा के डेल्टा की बात करें तो ये सुंदरबन का डेल्टा बनाता है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। लेकिन अगर ज्वार नदमुख की बात करें तो ज्वार नदमुख वह उन चीज़ों को कहा जाता है कि जहाँ पर नदी
तीव्र गति से बहती हुई समुद्र में गिरती है और उसके प्रवाह के वेग के कारण जो वह अवसाद या गाद या जलोढ़ या लोड लाती है वो समुद्र में बह जाता है। तो वहाँ पर एक उथले प्रकार के स्थलाकृति के निर्माण न हो करके बल्कि वहाँ पर एक गहरे भाग का निर्माण हो जाता है और उसी गहरे भाग को ज्वार नदमुख कहा जाता है। समझ गए होंगे आप लोग कि डेल्टा मुहाने पर जो उथले स्थलाकृति है उसको डेल्टा कहा जाता है और ज्वार नदमुख वो जो लोड आते हैं वो गहरे समुद्र में चले जाते हैं। भिन्न भिन्न कारणों से क्यों जाते हैं उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। और वहाँ पर एक उथले स्थलाकृति नहीं एक गहरे भाग का निर्माण हो जाता है, उसी को ज्वार नदमुख कहते हैं। अब यहाँ पर निक्षेप का डिपोजिशन क्यों नहीं होता है, यहाँ पर स्थलाकृतियों का निक्षेपण क्यों नहीं होता है? तो इसलिए नहीं होता है कि नदी की गति ज़्यादा होती है। आप देखें कि यहाँ पर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में ज़्यादा है। यहाँ पर नदियाँ बहुत ऊपर से नीचे की तरफ ढाल अधिक होने के कारण तीव्र गति से बहती है और तीव्र गति से बहने के कारण जो उनके साथ लोड है, जो अवसाद है, वह तेजी से समुद्र वाले भाग में चले जाते हैं। एक बात तो गति नदी की तीव्र बहाव। दूसरा कारण यह है कि इस क्षेत्र की नदियां प्रायः छोटी है, उनके मार्ग छोटे हैं। प्रायः छोटी है का मतलब यह हुआ अगर आप पश्चिम की नदियों को देखें तो नर्मदा और ताप्ती को छोड़ करके अधिकांश नदियां 400-500 किलोमीटर से भी कम लंबी है। तो इस 500 किलोमीटर के क्षेत्र में और प्रायः नदियां जो हैं वो आपको पहाड़ी और पठारी भाग में आती हैं, तो उनके पास गाद और अवसाद की लोड की कमी होती है, जलोढ़ की कमी होती है। अतः छोटी यात्रा करने के कारण कम गाद और अवसाद लाते हैं, इसलिए भी वह समुद्र में बह जाता है। और तीसरा कारण यह है कि यहाँ पर दीर्घ ज्वार आते हैं, ये ज्वारीय क्षेत्र है। अतः बड़े ज्वार आने के कारण, ज्वार भाटा आने के कारण जो अवसाद रहते हैं उसको समुद्र बहा करके अपने साथ ले चले जाते हैं। इसीलिए भारत के पश्चिमी तटवर्ती मैदान में डेल्टा का निर्माण नहीं होकर के ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। अब इस ज्वार नदमुख के निर्माण क्यों हुआ, ये क्या है, इन दोनों पक्षों को देखा हम लोगों ने। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसका प्रभाव यह है कि ये मैदान कम चौड़े हैं कि निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है, तो निक्षेप ही कम होंगे तो इसकी चौड़ाई कम होगी। अतः इसकी औसत चौड़ाई जो है वह 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक है। तो इस तटवर्ती मैदान की एक महत्वपूर्ण विशेषता कि यहाँ की नदियाँ ज्वार नदमुख बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी चौड़ाई कम है। अगर इसके दक्षिणी भाग को देखें, जिसे हम मालाबार के तटीय मैदान कहते हैं, वहाँ देखें तो लेगूनों की अधिकता है। लेगून झील यहाँ पर बड़े स्तर पर पाए जाते हैं। लेगून झील का अर्थ क्या है ये समझ लीजिए। खारे पानी के झील को लेगून कहा जाता है। जो पानी खारा होगा और खारे पानी का जो झील होगा उसे लेगून कहा जाएगा। लेकिन सांभर झील को लेगून आप नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ से समुद्र की दूरी बहुत ज़्यादा है। तो खारे पानी के वैसे झील को लेगून झील कहा जाता है जिसका समुद्र से बहुत नज़दीकी संबंध है और समुद्र के जल और उस झील के जल के बीच में बालू के रोधिका या बालू के हम देखते हैं कि टीला का आगमन हो जाता है, जो समुद्र के जल और उस लेगून के जल के बीच में अवरोध खड़ा कर देता है। तो बालू के स्तूप या टीला आ जाने से, जमाव के कारण ये जो समुद्र से इसका कांटेक्ट टूट जाता है, इसी झील को लेगून झील कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में आप देखें कि इस पश्चिमी तटवर्ती मैदान के जो दक्षिणी भाग है उसमें लेगूनों की अधिकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लेगून झील वेम्बनाड झील है, जिसकी चर्चा हम लोग मालाबार तटीय मैदान की चर्चा जिस समय करेंगे उस समय करेंगे। अब इसकी अगली विशेषता देखें तो इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन जो हैं वो यहाँ पश्चिमी घाट से टकराती है और ये भाग जो है वो पवन अभिमुख वाला भाग हो जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र में 250 सेंटीमीटर से अधिक और मोटे तौर पर 300-350 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। जबकि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो वार्षिक वर्षा है वो 115 से 118 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर बहुत वर्षा होती है। अधिक वर्षा
वर्षा होने के कारण यहाँ की जो जलोढ़ मिट्टी है इसके ऊपरी भाग का निच्छालन हो जाता है और इस निच्छालन से लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से लेटराइट मिट्टी के बारे में आप जानते होंगे कि यह लेटराइट मिट्टी जो है वो ईंट वाली मिट्टी है। इस मिट्टी से ईंट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर लेटराइट मिट्टी की अधिकता है और यह मैदान उभर खाबर मैदान है और इस मैदान में वाणिज्यिक फसल जैसे आम, जैसे कॉफ़ी, जैसे नारियल, तो इस तरह की चीज़ें हम जैसे काजू, इस सब की खेती यहाँ पर किए जाते हैं, जैसे मसाला। तो कुल मिलाकर के हम देखें आम, काजू, नारियल, मसाला आदि की खेती यहाँ पर की जाती है। और इस मैदान की यानी पश्चिम तटवर्तीय मैदान की एक और विशेषता है कि यहाँ पर जो जल है, नदियों का जल, उस जल का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ जो हैं वो तीव्र गति से बहती हैं और इस तीव्र गति से बहने के कारण इसका उपयोग हम लोग विद्युत उत्पादन में करते हैं। इस क्षेत्र की एक और विशेषता है कि इस पश्चिमी तटवर्तीय मैदान में जो बंदरगाह हमारे हैं उस बंदरगाह की विशेषता देखें तो प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। कांडला बंदरगाह देखते हैं, मझगांव बंदरगाह देखते हैं, मुंबई बंदरगाह देखते हैं, कोच्चि बंदरगाह, मारमा गोवा, न्यू मैंगलुरु, ये सब बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं। जबकि पूर्वी तटीय मैदान में इस तरह के प्राकृतिक बंदरगाह का अभाव है। तो ये सब पश्चिम तटवर्तीय मैदान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता हो गई जिसकी चर्चा हम लोगों ने की। अब इसको विभिन्न भागों के आधार पर बांट करके देखें तो इसे हम 5-6 भागों में बांट करके देख सकते हैं। सबसे पहला भाग है कच्छ के तटवर्ती मैदान। कच्छ के तटवर्ती मैदान को देखें, ये एरिया कच्छ का एरिया है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे ये कच्छ का रण है। तो कच्छ के तटवर्ती मैदान को देखें, ये भाग, तो इस भाग में आप देखेंगे कि यह सिंधु नदी के द्वारा लाए गए गाद, अवसाद और जलोढ़ से इसका निर्माण हुआ है। स्वाभाविक है कि इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी और यहाँ पर समस्या यह है कि दीर्घ ज्वार आते रहते हैं जिसके कारण यहाँ के क्षेत्र लवणीय हो जाते हैं और यहाँ पर पानी के प्रवेश के कारण दलदली परिस्थितियां बन जाती है। तो दलदली स्थिति और लवणीयता के कारण कृषि योग्य मैदान यह नहीं है। इसके नीचे हम देखें तो कच्छ का रण, यहीं पर जस्ट इस मैदान के थोड़ा सा और पश्चिम की तरफ पूरब की तरफ देखें तो पश्चिम की तरफ तो समुद्र ही हो जाएंगे, पूरब की तरफ देखें तो आपको कच्छ का रण है। ये कच्छ का रण बहुत महत्वपूर्ण है। कच्छ के रण को अगर देखें तो यह ज्वारीय पंकीय मैदान का उदाहरण है। पंक का अर्थ आप लोग जानते होंगे, पंक का अर्थ होता है कीचड़, और कीचड़ यहाँ पर दलदली क्षेत्र होने के कारण तो ज्वारीय पंकीय मैदान का उदाहरण है और यह भी दलदलीय है। यहाँ की लवणीयता अत्यंत उच्च है, अतः दलदलीयता और अधिक लवणता के कारण यह बंजर एवं अनुपजाऊ क्षेत्र है। लेकिन कच्छ के रण को बंजर और अनुपजाऊ क्षेत्र होने के बाद भी इसको का उपयोग अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो बड़े स्तर पर कर रहे हैं। इस क्षेत्र में लगभग 72,500 हेक्टेयर में एक सौर प्लेट लगाए गए हैं सौर ऊर्जा के लिए और पवन ऊर्जा के लिए। यहाँ पर बड़े स्तर पर कार्य हो रहे हैं। 72,500 हेक्टेयर में इस क्षेत्र में सौर और पवन ऊर्जा का विकास किया जा रहा है जो विश्व में अपने तरह का सबसे बड़ा प्लांट और व्यवस्था है। इस क्षेत्र में देखें तो नारायण सरोवर है। ये नारायण सरोवर बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और नारायण सरोवर के अगल बगल में ही यहाँ से लगभग कुछ ही किलोमीटर पर कोटेश्वर शिव मंदिर का निर्माण आज से लगभग 800-900 वर्ष पहले 12वीं-13वीं शताब्दी में सोलंकी शासक ने किया था। और ये कोटेश्वर शिव का मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इसलिए यहीं पर भुज है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ही भुज पड़ता है जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार 2000 के लगभग में यहाँ पर भूकंप आया था। और ये आपको कच्छ के रण की एक और विशेषता है कि कच्छ के रण जो हैं ये 2008 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसे घोषित किया गया था, जिसमें कच्छ, भुज का क्षेत्र और हम देखते हैं राजकोट के क्षेत्र को लिया गया। और इस तरह से यह एक महत्वपूर्ण जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। इसको अगर हम देखें तो कच्छ की खाड़ी से यह काठियावाड़ क्षेत्र से अलग होता है। और इसके बगल में नीचे की तरफ देखें तो लिटिल रन है कच्छ का। तो ये आपको भौगोलिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और यहीं पर द्वारिका है। अब हम काठियावाड़ का मैदान में अगर आए तो काठियावाड़ प्रायद्वीप में काठियावाड़ का मैदान आता है।
ये काठियावाड़ प्रायद्वीप में है और यहाँ के जो मैदान हैं वो संकीर्ण मैदान हैं और इस क्षेत्र में कई पर्वत हैं, जैसे मांडवा का पर्वत, जैसे वारदा पहाड़ी और गिरनार पहाड़ी। गिरनार पहाड़ी की बात करें तो ये आपको जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा और यहीं से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था उस क्षेत्र में, जिसकी चर्चा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है और वो गिरनार के पहाड़ी पर से ही प्राप्त हुआ था। दूसरी तरफ गिरनार के पहाड़ी की एक चोटी है जिसका नाम है गोरखनाथ चोटी। गोरखनाथ का जन्म रावलपिंडी में हुआ था जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है और उनका जो कर्म स्थली महत्वपूर्ण पीठ स्थल है वह गोरखपुर में है, लेकिन गोरखनाथ ने इन गिरनार क्षेत्र में भी अपनी साधना किया था और जिस पर्वत पर उन्होंने साधना किया उसका नाम गोरखनाथ चोटी रखा गया और उस चोटी की ऊंचाई 1117 मीटर है। तो गिरनार के पर्वत कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और वारदा की पहाड़ी जो है इसके जस्ट बगल में पोरबंदर पड़ता है और यहीं पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और उस कोस्ट का नाम भी यहां पर पोरबंदर वाला एरिया है तो इसलिए इसको पोरबंदर कोस्ट भी कहा जाता है। पोरबंदर की विशेषता मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यहीं से आपको पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर पोरबंदर टू सिलचर यहाँ पर असम में आप देखेंगे तो यहाँ पर तो इस तरह से पोरबंदर और सिलचर के बीच में तो इस दृष्टिकोण से काठियावाड़ का जो मैदान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब गुजरात का तटीय मैदान यानी कि गुजरात का ये हम नीचे वाला भाग देखें तो गुजरात के दक्षिण तटीय मैदान जो हैं यह भी कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसके निर्माण में नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती के नदी के द्वारा लाए गए अवसाद, जलोढ़ और गाद से इसका निर्माण हुआ है। और इस मैदान की विशेषता है कि इन तीनों क्षेत्रों की तुलना में यह मैदान कृषि उपयोगी है। इसमें जलोढ़ मिट्टी की अधिकता है और इसमें बड़े स्तर पर खेती गृहस्थी किए जाते हैं। और इसके बाद आइए कोंकण का मैदान। ये कोंकण का मैदान जो है महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्र में पड़ता है और इसकी लंबाई लगभग 525 से 550 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 30 से लेकर के 50 किलोमीटर तक है और इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से अगर देखेंगे तो 150 मीटर है मोटे तौर पर। तो ये कोंकण का मैदान महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्र में अवस्थित है और यहाँ पर आम, नारियल और चावल की, काजू की बड़े स्तर पर खेती की जाती है और मानसून से पहले जो यहाँ पर वर्षा होती है उस वर्षा को मैंगो शावर या आम्र वर्षा कहा जाता है, जो आम के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसके बारे में इनको आप ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन भी आता है कि आम्र वर्षा कहाँ, तो इस तरह से ये कोंकण तटीय मैदान की विशेषता है। इससे नीचे अगर हम जाएं तो नीचे जाएंगे तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में जो कन्नड़ तटीय मैदान है यह कर्नाटक के तटीय सीमा पर पड़ता है और इसकी भी लंबाई लगभग 525 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 8 से या 10 से 25 किलोमीटर तक है। तो इस तरह से हम कन्नड़ तटीय मैदान को देखें तो पूरे कर्नाटक के तटीय मैदान को कन्नड़ तटीय मैदान कहा जाता है और यहाँ कई नदियाँ बहती है और यहाँ पर जो नदी बहती है वो काफ़ी तेज गति से बढ़ती है। यहाँ पर एक शरावती नदी है, जो शरावती नदी, इस पर जोग जलप्रपात बनते हैं और यहाँ पर कई जलप्रपात बनते हैं। जलप्रपातों के लिए यह क्षेत्र विख्यात है और जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 271 मीटर है। इसे गरसोपा जलप्रपात भी कहते हैं, जोग जलप्रपात भी कहते हैं। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम उनके नाम पर नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है मानसून से पहले वाली वर्षा, उसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं और यह कॉफ़ी के लिए अत्यंत उपयोगी है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक इसकी खेती जो है वो कर्नाटक वाले क्षेत्र में ही होता है। तो कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला और कई यहाँ पूरे एरिया में आप देखें तो कॉफ़ी के लिए विख्यात है और इसे चेरी ब्लॉसम जो है उस वर्षा को कहा जाता है। अब हम लोग मालाबार तट पर आते हैं। मालाबार तट की बात करें तो केरल के तटीय क्षेत्र को मालाबार तटीय मैदान कहा जाता है और यह
यह मैदान न्यू मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। तो न्यू मंगलुरु का लोकेशन आप देखेंगे तो यह पड़ता तो कर्नाटक में है, लेकिन एकदम बाउंड्री पर है, अंतिम डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद सीधी सीधी केरल की शुरुआत हो जाती है। और कन्याकुमारी को देखें तो पड़ता तो ये तमिलनाडु में है, लेकिन अगर आप देखें तो तमिलनाडु के एकदम केरल से सटता हुआ भाग पर। तो कुल मिलाकर के मालाबार तटीय मैदान की शुरुआत जो है वह न्यू मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक है। ये दोनों केरल में नहीं पड़ते हैं, लेकिन केरल के दोनों बाउंड्री पर पड़ते हैं, एक उत्तरी बाउंड्री पर, एक दक्षिणी बाउंड्री पर। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो लगभग 550 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई देखा जाए तो लगभग मोटे तौर पर 20 किलोमीटर, जहां कम है, और अधिक है वहां पर 100 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर के पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे अधिक चौड़ाई मालाबार तटीय मैदान का भी है। यहाँ पर लगभग 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर चौड़ाई वाले कई क्षेत्र कई किलोमीटर में पड़ जाते हैं। तो ये सबसे अधिक चौड़ा क्षेत्र है। यहाँ देखें तो कई नदियाँ बहती हैं मालाबार तटीय मैदान में, जैसे हम देखते हैं पुन्नानी नदी, पंबा नदी, पेरियार नदी, बेपूर नदी, अचनकोविल नदी, ये सब नदियाँ यहाँ पर बहती है। और इन नदियों के साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पर लेगून झील की अधिकता है। इस क्षेत्र में जो सबसे लेगून झील की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं कि किसे कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण लेगून झील है उसे वेम्बनाड झील कहते हैं। ये वेम्बनाड झील जो है वो लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में 180 वर्ग किलोमीटर में एक संकीर्ण क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसके उत्तरी भाग में कोच्चि बंदरगाह है, जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है, वो वेम्बनाड झील के उत्तरी भाग में ही पड़ते हैं। यहाँ पर दूसरे झील की बात करें तो अष्टमुदी झील है। अष्टमुदी का अर्थ होता है 8 भुजाओं वाला झील। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई झील मिल गए हैं, यानी 8 झील मिल करके अष्टमुदी झील बना है। यहाँ पर एक बिरनपुझा झील है। ये वेम्बनाड झील के उत्तरी विस्तार इससे हम कह सकते हैं, यानी कोच्चि वाले रीजन में आपको बिरनपुझा झील मिलते हैं। और ये जो वेम्बानट्टू झील है ये वेम्बनाड झील से थोड़ा सा, यानी कि ये यहाँ पड़ेगा। ये वेम्बनाड झील अगर यहाँ है तो ये आपको वेम्बानट्टू झील जो है वो कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से 16 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यहाँ पर कुमारकोनम पक्षी अभ्यारण्य है। पर्यटन के लिए भी, सैर सपाटा के लिए भी ये झील जो है वेम्बानट्टू अत्यंत महत्वपूर्ण झील हैं। तो कुल मिलाकर करके यहाँ पर लेगून की अधिकता है। कई लेगून झील हैं, जिसमें बिरनपुझा, जिसमें हम वेम्बनाड, जिसमें वेम्बानट्टू, जिसमें अष्टमुदी, ये सब महत्वपूर्ण झील हैं। इन झीलों को स्थानीय भाषा में, आप लोग जानते होंगे केरल की भाषा क्या है, सो मलयालम, और ये स्थानीय भाषा में इसे कयाल कहा जाता है। इसी लेगून को ये कयाल कहा जाता है। और इस क्षेत्र में पश्च जल बैक वाटर्स इसे कहते हैं अंग्रेजी में। और बैक वाटर्स जो है एक प्रकार का लेगून झील ही है, जो अपने नदी अपने मुहाने पर इसका निर्माण करती है पश्च जल को। और इसमें झील और समुद्र के बीच में एक बालू की रोधिका आ जाती है, उसे पश्च जल कहा जाता है या लेगून कहा जाता है। लेगून का ही उदाहरण है। तो इस सब चीज़ें आपको देखेंगे। मालाबार तट की तटीय मैदान की एक और विशेषता है कि यहाँ पर जो बालू के स्तूप पाए जाते हैं उसे भूगोल की भाषा में टेरिस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? टेरिस कहा जाता है। तो इस तरह से पश्चिमी तटीय मैदान में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। यही प्रश्न आ जाएंगे कि भारत के जो किस मैदान में, पूर्वी तटीय मैदान या पश्चिमी तटीय मैदान में अधिक प्राकृतिक बंदरगाह है। अब क्यों प्राकृतिक बंदरगाह है? तो ये क्षेत्र काफी क्रीक वाले क्षेत्र हैं, कटे फटे क्षेत्र हैं, इसीलिए यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह ज्यादा पाया जाता है। कई प्रश्न यहाँ से बन सकते। नारायण सरोवर कहाँ है ये पूछे जाए, कच्छ के रण जो है सो क्यों बनाए गए हैं यहाँ पर जो है सो जैव आरक्षित क्षेत्र आदि आदि। तो इस तरह से हम लोगों ने आज तटवर्ती मैदान में विशेष करके पश्चिमी तटीय मैदान के महत्वपूर्ण विशेषता, उसके 6 भाग आदि पर विचार विमर्श किया। कल अगले वीडियो में हम लोग पूर्वी तटीय मैदान और अन्य विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।